हेलो एवरीवन। आज हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन बच गए थे लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि जैसे ही ये 22 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट किए ना, अचानक से पता नहीं क्यों वीडियो ना कट हो गया। तो इसीलिए टोटल 24 क्वेश्चन थे, तो उसमें से हम लोग 21 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 22 क्वेश्चन स्टार्ट ही किए थे कि वीडियो कट हो गया था। ठीक है, लेकिन चलिए कोई नहीं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं तो इस लेक्चर में कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने क्या बता रहा था यहाँ कि ये एक तल दिया हुआ है, तल का समीकरण निकालना है। मान लीजिए कि ये तल है जिसका इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है, और ये एक ऐसा तल है ना जिस पर एक लाइन भी पड़ा हुआ है। इसी तल पर एक लाइन भी पड़ा हुआ है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां देखिए ना, ये लाइन है तो लाइन पर एक बिंदु भी है। बिंदु कौन सा है? -1, 3, -1, 3, -2। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, इस पॉइंट से प्लेन भी तो गुजरेगी ना यार। समझ में आ रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। लिखेंगे कि चूंकि चूंकि बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाले तल या समतल, कुछ भी लिखिए, समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई प्लेन x1, y1, z1 से गुजर रहा है ना, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये होता है। और x1, y1, z1 देखिए यहां दिया हुआ है, इस बिंदु से गुजरने वाले तथा इस रेखा को रखने वाले तल का समीकरण। मतलब ये बिंदु से ये जो प्लेन है वो गुजर रहा है। मतलब क्या? x1, y1, z1, तो रख दीजिए यहां वैल्यू। तो यहां लिखेंगे कि इसीलिए बिंदु 0, 7, -7 से गुजरने वाले चाहे जाने वाले, कुछ भी लिखे, गुजरने वाले समतल का समीकरण होगा। क्या होगा जी? तो बस वैल्यू रखिए, x1, y1, z1 का वैल्यू रखिए। तो a इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 तो 0 है ना, और प्लस b इंटू वाई माइनस y1 कितना है? 7, और प्लस c इंटू जेड माइनस z1, तो z1 क्या है? प्लस -7 है तो +7 बन जाएगा ना यार। ये समझ में आया क्या? बताइए। ये हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से a इंटू एक्स हो जाएगा, ए एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा b इंटू वाई -7 प्लस c इंटू जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको हम ना 1 ट्रीट कर लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब क्या हम लिखेंगे कि चूंकि चूंकि यह समतल चूंकि यह समतल दत्त रेखा मतलब दिए हुए रेखा, दत्त रेखा के दत्त रेखा इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सा रेखा है? x+1 अपॉन -3 इक्वल टू वाई -3 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 1। ठीक है, को रखती है या रखता है। ठीक है, तब क्या बात होगी? जब ये समतल इस रेखा को रख रही है, तो ये जो रेखा पर के पॉइंट है -1, 3, -2,
ये जो पॉइंट है वो भी उस तल पर लाई करेगा, मतलब उस तल पर ही होगा। तो वही बात मैं यहां लिख रहा हूं। तब यह तब यह समतल समतल रेखा रेखा के बिंदु रेखा के बिंदु रेखा के बिंदु क्या है जी, -1,3,-2, -1,3,-2 से भी गुजरेगी, से भी गुजरेगी या गुजरेगी या गुजरेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब बताइए, ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन यही आया है, 0,7, -7 से पास होने वाला प्लेन तो यही आया है ना यार। तो इस प्लेन अब ये इस प्लेन में एक और खासियत है कि ये जो प्लेन है ना, इस पॉइंट को भी रख रहा है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना होगा, मतलब x के जगह y के जगह z के जगह बस इसको डाल दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स का वैल्यू -1 प्लस b इंटू वाई का वैल्यू 3, तो 3 - 7 हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड का वैल्यू कितना है -2 और प्लस 7। ठीक है, यहाँ से ये 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या आएगा बताइएगा, -a और इधर -4b और इधर क्या आएगा +5c = 0। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके उड़ा भी सकते हैं, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके उधर खत्म कर दीजिए, तो a + 4b -5c = 0। इसको ना हम 2 ले लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे, अब ये दिख रहा है, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब चूंकि ये जो रेखा है वो कहाँ है, तल पर है ना। अब चूंकि रेखा रेखा तल पर ही है, तल पर ही है, रेखा जब तल पर है तो इसका डायरेक्शन इधर कहीं होगा, डायरेक्शन यही ना बनेगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर -2,3,1 होगा। तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर है वो इस प्लेन के नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल तो ऊपर की ओर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा, नॉर्मल होगा। और नॉर्मल क्या है प्लेन के लिए, ए बी सी, ये जो रेखा का समीकरण में ए बी सी होता है ना यार, यही क्या होता है, नॉर्मल होता है, अभिलंब सदिश। ठीक है, तो अभिलंब है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है, वो है प्लेन पर, मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर और इसका नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होगा, मतलब डॉट जीरो कर देंगे, समझ में आया। तो हम क्या लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए रेखा के दिक् सदिश दिक् रेखा के दिक् सदिश बी वेक्टर बराबर क्या है, ये है ना -3,2,1, यहाँ से लिखिए, चाहे यहाँ से लिखिए, -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये है दिक् सदिश तथा समतल के समतल समतल के अभिलंब सदिश अभिलंब अभिलंब सदिश अभिलंब सदिश एन वेक्टर क्या है जी, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, लंबवत होंगे, दोनों लंबवत होंगे, दोनों लंबवत होंगे। ओके, इतना समझ में आया क्या, जैसे ये प्लेन का, ये इसमें लाइन का जो डायरेक्शन है वो तो प्लेन पर ही लाई करेगा, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, समझ में आया ना। तो नॉर्मल और ये डायरेक्शन वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वही बात को मैंने लिख दिया, क्योंकि रेखा जो है वो तल पर ही है, इसीलिए रेखा के जो दिक् सदिश है,
डायरेक्शन वेक्टर वो उस समतल के अभिलंब सदिश मतलब नॉर्मल वेक्टर के दोनों क्या हो जाएंगे, लंबवत। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। इस बात को मैंने लिख दिया। तब इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये जो b डॉट एन है या n डॉट p जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n डॉट b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, जीरो। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। समझ में आया? तो यहां से आपको क्या लिखना होगा, n वेक्टर क्या है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इतना डॉट ये वाला क्या है, बी वेक्टर क्या है, ये है ना, -3 i कैप प्लस 2 j कैप एंड देन प्लस k कैप इक्वल टू जीरो। यहां से आपको क्या लिखते आ रहा है, यहां से आपको लिखते आएगा a इंटू -3 मतलब -3a और b इंटू 2 तो प्लस 2b, c इंटू 1 तो वो तो प्लस c ही रह जाएगा बराबर जीरो। यहां से इसको ना आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, इस सॉरी सेकंड तो हो गया ना, ये इसको थर्ड मान लो। अब क्या करना है, अब करना ये है कि सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, सेकंड और थर्ड को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन लिखते आ जाएगा, तल का इक्वेशन लिखना है ना, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा, ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा और फिर 100 इसमें रख देना है, और क्या, 1 में ए बी सी का वैल्यू निकाल के और रख दीजिएगा तो आपको निकालते आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। ठीक है, तो 2 और 3 को हल करने पर लिखते हैं क्या, 2 और 3 को हल करने पर। हाँ जी, अब हम लिखते हैं समीकरण समीकरण 2 और 3 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है एक बार देख लो, समीकरण 2 है a प्लस 4b, a प्लस 4b माइनस 5c, a प्लस 4b माइनस 5c बराबर जीरो। ठीक है, और फिर ये थर्ड थर्ड इक्वेशन क्या है जी, थर्ड इक्वेशन है ये -3a प्लस 2b प्लस c, -3a -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू जीरो। यही है -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला इक्वेशन है 2 और ये वाला इक्वेशन है 3, इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करते हैं, सबसे पहले ऐसे ऊपर a लिखते हैं, ऊपर a लिखेंगे और फिर नीचे क्या करेंगे, एक a वाला टर्म को हम ढक लेंगे, तो क्या बचा, ये b और c वाला टर्म ऊपर नीचे दोनों में बच गया, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू बी का कोएफिशिएंट 4 और c का कोएफिशिएंट 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर करते हैं माइनस, अब -5 इंटू 2 तो वो हो जाएगा -10, तो ये +10 बनेगा ना यार, ये कितना बनेगा, +10 बनेगा। और फिर इक्वल टू, फिर माइनस के साथ में b लिखते हैं, ये जो बीच वाला टर्म होता है ना उसको माइनस के साथ लिखते हैं, माइनस के साथ b अपॉन, अब इसको ढक लीजिए, इसको ढकिएगा तो ये बनेगा, तो फिर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से 1 इंटू ये तो 1 ही हो जाएगा ना यार, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और -5 इंटू -3 तो ये +15 हो जाएगा ना, तो 1 -15। ठीक है, और यहाँ से फिर ये क्या आएगा, फिर यहाँ से आपको आएगा, फिर क्या लिखोगे c, ये सिर्फ बिचला वाला माइनस के साथ लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से c क्या आएगा, c बराबर हो जाएगा, इसको c वाला को ढक लीजिए, तो ये 1 इंटू 2 तो 2, फिर 4 इंटू 12 यहाँ भी माइनस आता है, और 4 इंटू -3 इंटू 4 तो ये कितना -12 तो +12 हो जाएगा। बताइए हाँ या ना, होगा ना, बताइए। और इतना बराबर आप के ले लीजिए, इतना बराबर क्या ले लीजिए, के, इतना बराबर मान लिया कि के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, a अपॉन 14 इक्वल टू ऊपर -b अपॉन -14, -b अपॉन
माइनस 14 इक्वल टू सी अपॉन 14 इक्वल टू के। ये से ये गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि a बराबर 14 के, b बराबर 14 के, c बराबर 14 के। इतना को इससे बराबर करेंगे, इतना को इससे बराबर करेंगे, इतना को इससे बराबर करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है a बराबर b बराबर c बराबर 14 इंटू के, ये मिल रहा है। ऐसा करिए ना, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ये 14 के हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो a बराबर b बराबर c बराबर 14 के। बताइए ये बात समझ में आई क्या? ये कितना आ गया, 14 के आ गया। तो अब क्या करिए कि a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू भी आ गया, तो आपको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है जी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट, या फिर हिंदी में ही लिख देते हैं, ए बी तथा सी के मान, ए बी तथा सी के मान समीकरण एक में रखने पर, मैंने बताया था कि बस ए बी सी निकालना है और एक में रख देना है, समीकरण एक में रखने पर तो रखिए। समीकरण एक क्या है जी, समीकरण एक यहाँ है ना, समीकरण एक यही है। तो ए के जगह है 14 के, बी के जगह भी 14 के, सी के जगह भी 14 के, तो रखिए। यहाँ से 14 के इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 14 के इंटू एक्स प्लस यहाँ 14 के इंटू वाई माइनस 7 और फिर यहाँ क्या है प्लस, यहाँ सी के साथ भी 14, सी के बदले भी 14 के लिखेंगे और इसके साथ क्या है z प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ 14 के तो कॉमन आ रहा है ना यार, तो यहाँ से आप 14 के कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कुछ अंदर x प्लस वाई माइनस 7 और प्लस z प्लस 7, यही बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से ये तो उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, ये 14 के जो है वो 0 के से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या रहा है, ये माइनस 7 और प्लस 7 भी गोल हो गया, खत्म हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 खाली बच गया, तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अतः अभीष्ट समतल का समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। ये चमका, बताइए समझ में आया कैसे किए क्वेश्चन को? क्वेश्चन था कि एक प्लेन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो एक ऐसा प्लेन है ना जो एक रेखा को भी रखता है, उस प्लेन के ऊपर एक रेखा भी है। इसका मतलब ये है कि उस पर हमको इनडायरेक्टली दो पॉइंट दे दिया, जैसे एक तो पॉइंट डायरेक्टली दिया है 0,7, -7, क्या था 0,7, -7 था, हाँ यही है। ये पॉइंट आपको एक डायरेक्टली दिया है और एक चूंकि ये लाइन भी इसी प्लेन पर लाई करता है, तो जिस पॉइंट से ये लाइन गुजरेगी वो पॉइंट भी इसी प्लेन पर लाई करेगा। दैट मीन्स यहां आपको प्लेन पर दो पॉइंट दे दिए ना, समझ में आ रहा है? तो उन्हीं दोनों, पहला पॉइंट तो ये x1 y1 z1 यूज करके यहाँ एक इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिए, और ये आप ये ध्यान रखिएगा कि जब x1 y1 z1 से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया था, लेकिन अननोन था ए बी सी। अगर ए बी सी नहीं रहता ना तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था, लेकिन ए बी सी हमारा अननोन था जो कि हम अपने से ले लिए थे, उसको हटाना होगा ना, उसके बदले कुछ ना कुछ वैल्यू डालना होगा, नोन वैल्यू। तो इसीलिए मैंने क्या किए कि हमको चूंकि पता है कि ये प्लेन जो है एक और पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस पॉइंट को भी मैंने सेटिस्फाई करवा दिया इसके अंदर। तो सेटिस्फाई करवाए तो यहाँ ए बी सी में एक इक्वेशन बन गया, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब कैसे होगा,
तो उसके लिए मैंने क्या किए कि ये ना, ये डायरेक्शन जो है लाइन का, वो तो प्लेन पर ही होगा, लाइन के ही डायरेक्शन में होगा, और प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर दैट इज ए बी सी, वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो ये नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर और ये डायरेक्शन वेक्टर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हाँ जी, ये समझ में आया, क्या हो जाएंगे आपस में, परपेंडिकुलर। देखिए मैं नॉर्मल वेक्टर बना भी देता हूँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब उनका डॉट जीरो होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या कर दिए, दोनों का डॉट जीरो कर दिए, और दोनों का डॉट जीरो करते से आपको एक और इक्वेशन मिल गया एबीसी में, और एबीसी में एक और इक्वेशन मिल गया, तो फिर ये क्रॉस वाला मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसे समझ में आया ना, ये मेथड अगर आपको नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए, ठीक है। ए, अगर ऊपर में ए लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच वाला टर्म है उसको माइनस के साथ खोलते हैं, यहाँ ऊपर वाला टर्म जो है ए, ये शुरू वाला टर्म ए, यहाँ अगर ऊपर रखेंगे तो इन दोनों को ढक लेंगे, फिर यहाँ कोएफिशिएंट बी के कोएफिशिएंट और सी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 4 इंटू 1 4, और फिर -5 इंटू 2, तो -10 बनेगा, लेकिन बीच में माइनस आता है उसकी वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया। उसी तरह जब माइनस बी ऊपर रखेंगे तो बी वाला टर्म को ढक लेंगे, तो ये ए का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ सी का कोएफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 1 1, और -5 इंटू -3 जो कि 15 बनेगा, तो 1 -15 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी प्लस के साथ लेते हैं, सी अपॉन, अब इसके इस टर्म को ढक लेंगे, फिर 2 इंटू 1 2, और फिर 4 इंटू -3 -12 बनेगा, लेकिन बीच में माइनस की वजह से ये +12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आई थिंक इधर तो काफी चिंदी है, ये सब कैलकुलेशन तो समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ से आपको एबीसी का वैल्यू आ गया, फिर उसको खटाखट इक्वेशन नंबर 1 में रख लिए तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, बिंदु इतना से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण निकाले जो इतना और इतना पर लंब है। बताइए क्या बोल रहा है, यहाँ दो गो रेखा है और उस रेखा का समीकरण पूछा है। देखिए दो गो रेखा है, ठीक ना। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि दोनों रेखाएं इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, वैसे पैरेलल तो है भी नहीं, देखिए क्योंकि -1 यहाँ 2 है, यहाँ 2 और -3 डायरेक्शन सेम होगा तब ना बोलेंगे पैरेलल, या फिर अनुपातिक होगा तब ना पैरेलल बोलेंगे, तो पैरेलल तो नहीं, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, अस्क्यू लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिगर कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ना ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो दोनों रेखाओं इतना पर लंब है। यहाँ हम लेट करते हैं इसको L1 और इसको लेट कर लेते हैं L2, और हमको पता है कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, और इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए दो चीज की जरूरत होता है, एक पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन। एक पॉइंट की जरूरत पड़ता है और दूसरा डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया है कि इस पॉइंट से वो रेखा पास करेगी, बस डायरेक्शन की खोज है। तो डायरेक्शन बोला ना कि वो जो रेखा है ये दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन के क्या है जी, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के क्रॉस, समझ में आया। जैसे देखिए ना क्रॉस, अगर मान लीजिए कि अगर दोनों ये रेखा इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ना ये बोला नहीं है ना, मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही थी, इस केस में अगर ऐसा फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा, तो ये जो रेखा है वो इस लाइन के भी लंबवत है। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक पहले भी बताया था मैं, लेकिन वहां जो रेखा थी ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब इस बिंदु से पास कर रही थी। यहाँ जरूरी नहीं है, अस्क्यू लाइन के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं भी पास कर सकती है, ठीक है। चलिए तो ये जो है, ये मान लीजिए कि L1 है, ये L2 है, तो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है ये लाइन। और ये जो लाइन है वो एक और पॉइंट -1 2 3
-1, 2, 3 से गुजर रही है। तो इसका पॉइंट तो पता है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के क्रॉस निकाल लेंगे। इसका डायरेक्शन वेक्टर मान लीजिए कि b1 है, और ये जो L2 है इसका डायरेक्शन वेक्टर मान लेते हैं कि b2 वेक्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दोनों के क्रॉस अगर निकालेंगे ऐसे तो ऊपर में आएगा, मतलब इसी लाइन के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? b1 क्रॉस b2, ये आ जाएगा। समझ में आया? b1 क्रॉस b2 आ जाएगा, मतलब ये लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ से, और पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से दे के रखा है, बस इक्वेशन लिखा गया। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि रेखा, ये बिंदु ले लेते हैं P, माना कि रेखा L बिंदु P -1, 2, 3 से गुजरती है तथा L1 ये है, L1 x/2 इक्वल टू y -1/-3 इक्वल टू z + 2/-2 एंड L2 x + 3/-1 इक्वल टू y + 2/2 इक्वल टू z -1/3। यहाँ हिंदी में ही और लिख दीजिए ना, तथा L1 और L2 के लंबवत है। क्या लिखिए? लंबवत है। ठीक है, मान लिया कि ये जो रेखा L है, इसको हम L मान लिए हैं, ये जो रेखा L है वो L इस पॉइंट से बिंदु P से गुजरती है और L1 और L2 के लंबवत है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका जो डायरेक्शन होगा B वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? B वेक्टर। ठीक है, इसीलिए रेखा L के दिक् सदिश रेखा L के दिक् सदिश B वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा जी? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा। B1 वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर है 2, ये L1 है ना, तो 2i कैप -3j कैप और -2k कैप। ठीक है, और B2 वेक्टर को यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं। तो B2 वेक्टर ये डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, लाइन में तो दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, रे में ना एक तरफ डायरेक्शन होता है, ये तो लाइन है, लाइन में तो दोनों तरफ डायरेक्शन है, किधर भी लिख दीजिए। क्या है? -1, 2, 3 -i कैप और +2j कैप और +3k कैप। ठीक है, ये दोनों का क्रॉस ही क्या हो जाएगा जी? ये जो रेखा L है उसका डायरेक्शन, यहाँ से क्या आ जाएगा? i कैप क्या है, लिख दीजिए ना एक बारी, 2i कैप -3j कैप -2k कैप। ठीक है, और क्रॉस ये वाला -i कैप +2j कैप और +3k कैप। ठीक, तो यहाँ से i कैप j कैप k कैप डिटर्मिनेंट सोल्व करना होता है ना यार। यहाँ से क्या आएगा? 2 -3 -2, यहाँ से -1 2 3। ठीक, तो यहाँ से सोल्व करिएगा जरा। i कैप के साथ में क्या क्या आएगा? ये -9 और ये +4 हो जाएगा ना, और फिर -j कैप के साथ में क्या आएगा? और 6 और ये -2, यही आएगा क्या? k कैप के साथ में क्या आएगा? ये 2 2 4 और -3, ये आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या?
यहाँ से ये क्या बन रहा है -5 आई कैप, -5 आई कैप, और फिर यहाँ से -4 बनेगा ना, -4 जे कैप, और ये प्लस के कैप, ये आ गया डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्शन में आप इसको उड़ा भी सकते हो, जो चीज कॉमन है उसको उड़ा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ इसीलिए क्या आ गया जी, बी वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया -5 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप, इतना लिख सकते हो। और ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके खत्म कर दीजिए, यहाँ 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस के कैप, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बताइए, समझ में आया? तो इसीलिए इसीलिए दिक अनुपात लिख सकते हैं ना, दिक अनुपात, चलिए नहीं लिखते हैं, दिक अनुपात यही ना होता है यार, उसको काहे अलग से लिखना है, या फिर लिख सकते हैं कि इसीलिए दिक, रेखा एल के दिक अनुपात लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, इसीलिए रेखा एल के दिक अनुपात, दिक अनुपात, दिक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा -5, -4, 1, -5, -4, 1, और यू कैन से 5, 4, -1। ये समझ में आया? अतः अतः -1, 2, 3, -1, 2, 3 से जाने वाली या गुजरने वाली, जाने वाली अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण है, क्या है जी, तो x माइनस x1, x1 क्या है, ये -1, तो +1 हो जाएगा, और बटा में डायरेक्शन ना, तो डायरेक्शन क्या, -5 लीजिए या 5 लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए ना दोनों बना देते हैं, -5 इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 है 2, अपॉन डायरेक्शन ये -4 इक्वल टू z माइनस z1 है 3, अपॉन डायरेक्शन है 1। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन बना दिए, और ऐसे भी हो सकता है x माइनस x1, तो ये +1 हो जाएगा, और बटा में डायरेक्शन के रूप में ये 5 लिखोगे, इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 है 2, अपॉन 4 लिखोगे, इक्वल टू z माइनस z1, ये है 3, तो z माइनस 3 अपॉन -1। तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है, ये समझ में आया? अच्छा, ये नहीं दिखा क्या? ठीक है, बस कुछ नहीं किया है, एक पॉइंट पता रहता है x1, y1, z1, ये पॉइंट पता रहता है, और इसका डायरेक्शन पता रहता है ए बी सी। किसी रेखा के लिए अगर ये पॉइंट पता है और ये डायरेक्शन पता है, तो उसका समीकरण क्या हो जाता है जी, इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन है x माइनस x1, तो x1 है x1 अपॉन डायरेक्शन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लाइन का। ठीक है, वही तो किया, ये पॉइंट है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ठीक है, और ये जो है ये डायरेक्शन है ए बी सी, इसको ले लीजिए, चाहे ए बी सी इसको ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों पर मैंने इक्वेशन लिख दिया, तो ये भी सही है और ये भी सही है, एक ही बात है बेसिकली। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी, तो इसको कैसे बनाएंगे समझ में आया ना? ठीक है, दो गो रेखा दिया हुआ था, और एक रेखा का समीकरण निकालना था जो कि दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर है, दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर है, और एक किसी पॉइंट से पास कर रही है वो रेखा। तो पॉइंट तो अपने को पहले ही से पता था, बस वो रेखा जो है ना, वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर था। तो ध्यान देने वाली ये बात थी कि इस रेखा के लिए डायरेक्शन क्या मिलेगा, तो डायरेक्शन मिलेगा इन दोनों रेखाओं के डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से। ये समझ में आया? तो दोनों रेखाओं के क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने डायरेक्शन निकाली है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, जिसका इक्वेशन अपने को निकालना है। तो डायरेक्शन यहां से आ गया,
डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वेक्टर आ गया, मतलब दिक अनुपात आ गया, और दिक अनुपात पहले पता हो गया, दिक अनुपात पता हो गया, पॉइंट पता है ही है, तो इक्वेशन लिखा गया। किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी समतल का समीकरण लिखने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं, याद करिए लास्ट क्लास। उसको में आई थिंक एक्स वाई प्लेन था ना, उसको में एक्स वाई प्लेन था, 2 पॉइंट दिया हुआ था, उसको में एक्स वाई प्लेन था, तो मैंने बोला था कि एक्स वाई प्लेन है इसीलिए जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी, जीरो। अब यहाँ वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। चलिए देखिए बनाते हैं हम। ये मान लीजिए कि आपका ये वाई जेड प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है जी, वाई जेड प्लेन, वाई जेड तल। अब एक रेखा है, एक रेखा है जो कि इसको, इस तल को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक रेखा इसको इंटरसेक्ट करती है, और वो जो रेखा है ना, इन दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है वो रेखा। ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है ए 3,4,1, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बी, दैट इज 5,1,6, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उस पॉइंट को ले लेते हैं लेटर से एम। लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट क्लास में जो इस तरह का क्वेश्चन किए थे उसमें भी आई थिंक एम ही माने थे, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानना चाह रहे हो। आपको सी मानना है तो सी ले लीजिए, ठीक है। तो ये होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइएगा जरा। इसका कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, इस तल पर है, वाईजेड तल पर है। वाईजेड तल पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ ए आएगा, जेड कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ बी आएगा, ठीक है। ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये y कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी x कोऑर्डिनेट है ना, वो पक्के से जीरो ही होगा। समझ में आया, बताइए। फिर मैंने क्या किया था कि इसको लेमडा इज टू 1 में रेशियो ले लिया था, कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली मतलब अंत विभाजित करती है लेमडा इज टू 1 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या माने थे, माना कि माना कि माना कि बिंदुओं बिंदुओं ए, ए क्या है जी, 3,4,1, तथा बी क्या है, 5,1,6 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने मिलाने वाली रेखा को वाईजेड तल, हाँ, वाईजेड तल एम बिंदु पर एम को भी लिख ही लेते हैं यहाँ, एम बिंदु पर जो कि 0,a,b टाइप का होगा ना, एम बिंदु पर लेमडा इज टू 1 के अनुपात में अंत विभाजित करती है, अंत विभाजित करता है, ठीक है। ये लेमडा इज टू 1 में विभाजित कर रहा है, ये लेमडा, ये वाला, और फिर ये
यहाँ है ना ये 1, तो लेमडा इज टू 1 में इसको अंत विभाजित कर रही है, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, तो इसीलिए अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र से m का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा जी? m का कोऑर्डिनेट मैंने मान के रखे क्या, 0, a, b। ठीक है, और फॉर्मूला के अनुसार क्या आएगा? फॉर्मूला के अनुसार आएगा ये लेमडा उधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस आएगा, तो 5 लेमडा और 1 इंटू 3 तो +3 अपॉन लेमडा प्लस 1, जो रेशियो रहता है उसको ऐड करके लिखते हैं ना यार। फिर y वाला कोऑर्डिनेट निकालिए, तो लेमडा इंटू 1 मतलब लेमडा और 1 इंटू 4 मतलब +4 अपॉन लेमडा प्लस 1। ओके, फिर लेमडा इंटू 6 मतलब 6 लेमडा, 1 इंटू 1 तो +1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक, समझ में आया? तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये 0 जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कर दीजिए बराबर। तो यहाँ हम लिखे थे वैसे, तो यहाँ भी लिख देते हैं, सिंस या चूंकि बिंदु M, क्योंकि बिंदु M YZ प्लेन पर स्थित है, YZ तल पर स्थित है, अतः इसका x निर्देशांक ना, x निर्देशांक 0 होगा, 0 होगा। ये समझ में आया? इसीलिए ये जो x निर्देशांक है इसको 0 कर दीजिए। 5 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू क्या निकालते आ रहा है? 5 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू लेमडा इक्वल टू -3 अपॉन 5। आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन में भी यही आया था क्या? इक्वल टू 0 है। ठीक है, बताइए लेमडा इक्वल टू क्या निकालते आ रहा है जी आपको? -3 अपॉन 5। ये समझ में आया क्या? तो बस इसीलिए बिंदु क्या हो जाएगा? वो बिंदु, वही ना बिंदु निकालना था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर इतना इतना को से गुजरने वाली रेखा को समतल इतना काटती है। ठीक है, तो बस लेमडा का वैल्यू रख दीजिए, बिंदु निकल जाएगा। यही बिंदु तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, इसको रख दीजिए। तो लिख देंगे कि अतः बिंदु, अभीष्ट बिंदु M का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी? निर्देशांक क्या होगा? ये ना बस वैल्यू रखिए, तो इतना की जगह तो 0 रखती है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इतना की जगह रखिए -3 अपॉन 5 और +4 अपॉन -3 अपॉन 5 +1 कॉमा, यहाँ रखिए 6 इंटू -3 अपॉन 5, 6 इंटू -3 अपॉन 5 +1 और -3 अपॉन 5 +1। या अब इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? 0 कॉमा ये हो जाएगा कितना बताइएगा? ये 20, ये 20 और -3 तो 17 ऊपर बनेगा, ऊपर 17 बनेगा, और एलसीएम जो 5 आएगा वो नीचे वाला 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 -3 2 बनेगा, तो 17/2 ना, ये कितना बनेगा? ये -18 और 5, -18 और ये +5 तो -13 बचेगा ना। ऊपर क्या बनेगा जी? -13 बचेगा और नीचे बचेगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा। बताइए, ये समझ में आया क्या? समझ में आया?
तो लास्ट लेक्चर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो वो था एक्स वाई प्लेन वाला, और ये है वाई जेड प्लेन वाला। तो आपकी बारी है एक्स जेड प्लेन के लिए। एक्स जेड प्लेन में क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करेंगे। एक्स जेड प्लेन आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करके और लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना, करते आ जाएगा क्या, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक 4 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइए, और बगल में जो बेल आइकन वाला घंटा है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन किसी भी लेक्चर का छूटे ना। हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए आपको बेल आइकन वाला घंटा दबाना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।